नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का वीके स्टडी चैनल इलाहाबाद पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जीएस के 40 प्रश्न करवाएंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि रेलवे एनटीपीसी में 40 जीएस के प्रश्न आएंगे, उसमें और 60 मैथ रीजनिंग के प्रश्न रहेंगे। तो 40 प्रश्न हम आप लोगों के साथ सॉल्व करेंगे। जितना लोग आप लोग सही कर पाएंगे उतना आप लोग कमेंट करिएगा। तो देरी न करते हुए हम अपना क्वेश्चन चालू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द्विदलीय पद्धति कहाँ पाई जाती है? तो पहला क्वेश्चन है, द्विदलीय पद्धति कहाँ पाई जाती है? रूस में, यूएसए में, भारत में, फ्रांस में। तो आप लोगों को कुछ देर समय देंगे, आप लोग मन में सोच लीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा कि जितना आंसर सही रहेगा आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, द्विदलीय पद्धति कहाँ पाई जाती है? रूस में, यूएसए में, भारत में, फ्रांस में। जो द्विदलीय पद्धति है वह यूएसए में पाई जाती है। द्विदलीय पद्धति वो होती है जैसे कि एक राज्य में दो ही लोग, बड़ी बड़ी पार्टियां जो चुनाव लड़ती हैं, वहां पर द्विदलीय पद्धति कहा जाता है। ऐसा राज्य यूएसए करता है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, रानी का वाव में अधिकांश मूर्ति किसकी भक्ति में है? पहला है शिवा, दूसरा है गणेश, तीसरा है महावीर और चौथा विकल्प है विष्णु। तो आप लोग आंसर दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, रानी के विवाह में अधिकांश मूर्तियां किसकी भक्ति में है? शिवा, गणेश, महावीर, विष्णु। तो रानी का वाव अधिकांश मूर्तियां विष्णु की भक्ति से प्रतीत है। रानी का वाव रानी का वाव मूर्तियां जो है वह गुजरात के राज्य में है। यह जो मूर्ति है यह सीढ़ीदार कुआं के रूप में है। इसकी स्थापना 1603 ईस्वी में की गई थी। 1603 ईस्वी में की गई थी। यह सोलंकी के शासक राजा भीमदेव के स्मृति में उनकी पत्नी जो थी उदयमती, उनकी पत्नी का नाम उदयमती था, उदयामती। ये अपने पति के याद में इसका निर्माण कराए थे, जो कि भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों के रूप में दिखाए हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। खाली उदर का श्लेष्मल स्तर में पाए जाने वाले वलन क्या है? टाइफोसोल, एरिओली, तीसरा रुगई, चौथा बिली। क्वेश्चन है, खाली उदर की श्लेष्म स्तर में पाए जाने वाले वलन क्या है? टाइफोलोसोल, एरिओली, रुगवी, बिली। तो इसका आंसर विकल्प सी है, रुगवी। अब इसे जान लीजिए रुगवी क्या होता है। यह आमाशय के भीतर में जो पाए जाते हैं, ये ऐंठन के नुमा रहते हैं। ये जठरी मोड़ कहा जाता है, इन्हें जठरी मोड़ भी कहते हैं। और यह जब खाना खाते हैं फैल जाते हैं, जब न खत्म पच जाता तो सिकुड़ जाते हैं। यही सब क्रिया करते हैं और यह भोजन को जकड़े रहते हैं। इन्हीं को हम रुगवी या जठरी मोड़ कहते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1767 उनहत्तर ईस्वी में ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़े जाने वाला मैसूर युद्ध किसके द्वारा समाप्त हुआ? विकल्प पहला है पांडुचेरी संधि, विकल्प बी है मद्रास संधि, विकल्प सी है मैसूर संधि, विकल्प डी है यक्षला सैपल संधि। तो इसका आंसर विकल्प बी है, मद्रास संधि के दौरान समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, 1767 उनहत्तर ईस्वी में ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़े जाने वाला पहला मैसूर युद्ध किसके द्वारा समाप्त हुआ? तो मद्रास संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के कार्यों में हस्ताक्षर किया और 1773 ईस्वी में एक अधिनियम पारित किया जिसका नाम था नियामक अधिनियम, पिट्स इंडिया अधिनियम, चार्टर अधिनियम, कंपनी अधिनियम। क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के कार्यों में हस्तक्षेप किया और 1773 ईस्वी में एक अधिनियम पारित किया जिसका नाम था नियामक अधिनियम, पिट्स इंडिया अधिनियम, चार्टर अधिनियम, कंपनी अधिनियम। तो यह इसका आंसर नियामक अधिनियम है। और रेगुलेटिंग एक्ट जो है इसे रेगुलेटिंग एक्ट भी कहा जाता है, जो 1773 ईस्वी में लागू हुआ था। और पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम जो है ये 1784 ईस्वी में लागू हुआ था।
अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शेर शाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था और गौड़ पर कब्जा कर लिया? विकल्प ए 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में, विकल्प बी है 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में, विकल्प सी है 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में, विकल्प डी है 1527 में खानवा के युद्ध में। तो शेर शाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था और गौड़ पर कब्जा कर लिया था? यह तो 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया था और गौड़ पर कब्जा कर लिया था। तो चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेर शाह या शेर खां, दो नाम उनके बीच हुआ था। जो चौसा है वह कर्मनाश नदी के किनारे स्थित है। और ये पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, जो बाबर और इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था। जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया तो उसके बाद मुगल वंश की स्थापना की और दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हुई। दिल्ली वंश का अंतिम शासक ही इब्राहिम लोदी था। अब आते हैं खानवा के युद्ध पे। खानवा के युद्ध 1527 ईस्वी में लड़ा गया। 17 मार्च 1527 ईस्वी में लड़ा। यह युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। जब बाबर इस युद्ध में जीत हासिल की थी, वह उसने गाजी की उपाधि धारण की। जब बाबर ने खानवा का युद्ध जीता तो उसके बाद गाजी की उपाधि धारण की। उसके बाद आता है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में होता है। इसमें बाबर और मेदिनी राय के बीच होता है। इसके जीतने के बाद बाबर ने मेदिनी राय की दो पुत्रियां थी, उनको हुमायूं और कमरनाम को सौंप देता है। अगला युद्ध आता है घाघरा का। घाघरा का युद्ध 5 अप्रैल 1529 को बाबर और अफगान के शासकों के बीच होता है। जो यह घाघरा का युद्ध हुआ था, यह जल और थल दोनों में लड़ा गया था। बाबर ने कुल महत्वपूर्ण 4 ही युद्ध लड़े: पानीपत का, खानवा का, चंदेरी का, घाघरा का। इसका एक ट्रिक है, पानी पिया खाना खाया चल दिया घर गया। यानी कि पानी पिया से पानीपत, खाना खाया से खानवा का युद्ध, चल दिया से चंदेरी का युद्ध, घर गया से घाघरा का युद्ध। उसने 4 ही महत्वपूर्ण युद्ध लड़े थे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित मृदा में सर्वाधिक उर्वरक कौन सी है? काली कपास मृदा, जलोढ़ मृदा, लैटराइट मृदा, पट्टिमय मृदा। तो इसका आंसर विकल्प सी है, लैटराइट मृदा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विषम पद का पता लगाएं। स्लेटी पत्थर, संगमरमर, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर। तो इसका आंसर विकल्प बी संगमरमर है। जो चूना पत्थर और स्लेटी पत्थर और बलुआ पत्थर, ये सब अवसादी चट्टान होते हैं, जबकि संगमरमर एक कांतरित चट्टान होता है। इस कारण से संगमरमर भिन्न है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस कारण से मरुस्थल में वनस्पति की कमी होती है? बालू की भारी मात्रा, मृदा में बी स्तर का होना, उच्च तापमान, वर्षा की कमी। तो इसका आंसर विकल्प डी है, वर्षा की कमी के कारण मरुस्थल में वनस्पति की कमी होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? खादर सुअस्तरी मृदा, पोडजोल सुअस्तरी मृदा, चेस्टनट सुअस्तरी मृदा, भांगर अस्तुरी मृदा। तो इसका आंसर विकल्प ए है, खादर सुअस्तरी मृदा नहीं होती है। अब अगला क्वेश्चन है, सिरोको तूफान का सही दिशा का चयन कीजिए। यह
सहारा से भूमध्य सागर की ओर चलती है, यूएसए से उत्तर की ओर, सहारा से पश्चिम की ओर, एड्रियाटिक सागर से इटली की ओर। तो इसका आंसर विकल्प ए है, सहारा से भूमध्य सागर की ओर चलती है। सिरोका क्या होता है इसे जान लेते हैं। सिरोका एक गर्म शुष्क तथा रेत और धूल युक्त हवा होती है। यह जो है सहारा से रेगिस्तान से उत्तर दिशा में भूमध्य सागर की ओर चलती है। इसको इटली में अलग नाम से सिरोको, और मिस्र में खमासीन, लीबिया में गिबली, ट्यूनीसिया में चिली, स्पेन में लेबेक के नाम से जानते हैं। आप लोग लिख लीजिएगा। तो इटली में से सिरोको, मिस्र में खमसीन, लीबिया में गिबली, ट्यूनीसिया में चिली, स्पेन में लेबेक के नाम से जाने जाते हैं। जो सिरोक है उसे इटली में सिरोको, मिस्र में खमसीन, लीबिया में गिबली, ट्यूनीसिया में चिली, स्पेन में लेबेक के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा एक अजैव कारक है? वर्थी, नमी, कीट, कृंतक को रोडेंट भी कहते हैं। तो इसका आंसर विकल्प बी है, अजैव कारक नमी है। अगला क्वेश्चन है, बहुत से तृणों की पत्तियां वलित और अनवलित होने में समर्थ होते हैं क्योंकि उनके मध्यरागी, घेरे और स्पंजी पेरनकाइम में विभेदित नहीं होते हैं। विकल्प बी है, उनमें पत्तियों को दोनों तरफ सिटोमेटा होते हैं। विकल्प सी है, उनमें उच्च स्तर की सिलिका होती हैं। विकल्प डी है, उनमें विशेष आबद्ध कोशिकाएं होती हैं। तो इसका आंसर विकल्प डी है, उनमें विशेष आवर्त तत्व कोशिकाएं होती हैं। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जो दिक्कत रहे, त्रुटिपूर्ण है, उसे जरूर कमेंट करें। अगला क्वेश्चन है, फ्लोरा किसका आवरण है? फुफ्फुस का, यकृत का, वृक्क का, हृदय का? जो फुफ्फुस है, जो फ्लोरा है, वह फुफ्फुस का आवरण होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक अंडद स्तनी है? इस्लात, बत्तख, चोंच, जिसे डक बिल्ड या पेल्टिपस भी कहते हैं, कंगारू, घूस या पंदिकोकू? तो इसका आंसर विकल्प बी है, बत्तख, चोंच या प्लेटिपस को कहते हैं। इसका डक बिल्ड नाम न होकर इसका पूरा नाम है डक बिल्ड पेल्टिपस। यह जो होता है, यह एक अर्धजली अंडा देने वाला स्तनधारी है जो कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग किए जाने वाले विबंधक हैं यूरेनियम, रेडियम, साधारण जल, ग्रेफाइट? तो इसमें विबंधक का प्रयोग करने के लिए साधारण जल का प्रयोग करता है। इसका प्रयोग संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण उस समय होता है जब सूर्य और पृथ्वी को जोड़ने वाली रेखा पर चंद्रमा स्थित न होती है। विकल्प बी है, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। विकल्प सी है, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच सूर्य आ जाता है। विकल्प डी है, चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाता है। तो इसका आंसर विकल्प बी है, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। जब पृथ्वी और सूर्य एवं चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होता है और सूर्य ग्रहण हमेशा, सॉरी उल्टा हो गया, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है तब चंद्र ग्रहण होता है। यह हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है। और जब पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। यह घटना सदैव अमावस्या को होता है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, डाटा लॉजिक के इनपुट आउटपुट नियंत्रक का एक पहलू कहलाता है। विकल्प पहला है जनरल बफरिंग, विकल्प बी है जीरो बफरिंग, विकल्प सी है बफरिंग, विकल्प डी है डाटा बफरिंग? तो इसका आंसर विकल्प सी बफरिंग कहलाता है। डाटा लॉजिक इनपुट के आउटपुट नियंत्रक का एक पहलू कहलाता है तो बफरिंग कहलाता है।
अगला क्वेश्चन है BIOS का विस्तृत रूप है बेसिक इंटरनल आउटपुट सिस्टम, बेसिक इंटर ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक इंटरनल ऑर्गन सिस्टम। विकल्प डी है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो इसका आंसर विकल्प डी है। BIOS का फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। अगला क्वेश्चन है सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तन करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयुक्त की जाती है? प्रकाश वोल्टी सेल, डेनियल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्विन सेल। तो इसे परिवर्तित करने के लिए प्रकाश वोल्टी सेल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है मेढक के वृक्क किस प्रकार के होते हैं? मध्य वृक्क, पश्च वृक्क, आद्य वृक्क, प्रक्व वृक्क। तो मेढक के वृक्क मध्य वृक्क के आकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सी विटामिन आवश्यक है? विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी। तो कैल्शियम के अवशोषण के लिए विटामिन डी का होना आवश्यक है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, जिसे बच्चों में रिकेटस रोग होता है और वयस्कों में ओस्टियोपेरिसिस रोग होता है। और विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। अगला क्वेश्चन है कॉकरोच प्रजाति के अंतर्गत आता है इकाइनोडोमेंटा, आर्थ्रोपोडा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, मोलस्का। तो इसके अंतर्गत आर्थ्रोपोडा आते हैं और आर्थ्रोपोडा के संग तिलचट्टा, झींगा, मछली, केकड़ा, खटमल, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, टिड्डी आदि आते हैं। तो आर्थ्रोपोडा में कौन कौन आते हैं? तिलचट्टा, झींगा, मछली, केकड़ा, खटमल, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, टिड्डी आदि आते हैं। अगला क्वेश्चन है 24वां समांतर टूटी हड्डियों को सेट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड। 24वां क्वेश्चन है समांतर टूटी हड्डियों को सेट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड। तो इसका आंसर विकल्प बी कैल्शियम सल्फेट है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का साधारण नाम ही कैल्शियम सल्फेट होता है, जो कि पूछा गया है। इसमें रासायनिक नाम या साधारण नाम एक ही बात होता है। इसे पूरा नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी कहते हैं, जिसका सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O। इसे कैसे प्राप्त किया जाता है? इसे जिप्सम लिया जाता है और 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक गरमाया जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन 25 हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त, 1 जुलाई, 2 अक्टूबर, 1 दिसंबर। तो इसका आंसर 1 जुलाई को वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है और 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती रहती है। 26वां क्वेश्चन है कुनैन की औषधि किसके प्राप्त होती है? सिनकोना के पौधे से, मनी प्लांट से, यूकेलिप्टस के पौधे से, एकोनाइट के पौधे से। तो कुनैन की दवा किससे प्राप्त होती है? तो यह प्राप्त होती है सिनकोना के पौधों से। अगला क्वेश्चन आते हैं सिख खसला सेना किसके शासन के तहत बनाई गई थी? शेरशाह, राणा प्रताप, हेमू विक्रमादित्य, रणजीत सिंह। तो यह सेना रणजीत सिंह के शासन के दौरान बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है टेलीफोन का आविष्कार किस दशक में हुआ था? 1670 ईस्वी में, 1770 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में, 1970 ईस्वी में। तो टेलीफोन का आविष्कार विकल्प सी 1870 के दशक में हुआ था, लेकिन
टेलीफोन का आविष्कार 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन निम्न में से किससे संबंधित है? योजना टाइगर से, पशु प्रजनन से, पौधे प्रजनन से, पौधे संरक्षण से। तो क्वेश्चन है चिपको आंदोलन में से किससे संबंधित है? योजना टाइगर से, पशु प्रजनन से, पौधों प्रजनन से, पौधों संरक्षण से। तो जो चिपको आंदोलन था वह पौधों के संरक्षण से संबंधित था। इसमें जो उत्तराखंड का जिला है वहाँ पर चमोली जिले में प्रारंभ हुआ था चिपको आंदोलन। यहाँ जो महिलाएं थी वो पेड़ से लिपट गई थी और उन्हें काटने के लिए मना कर रही थी। इसी से रिलेटेड चिपको आंदोलन है। यह चिपको आंदोलन जो था पौधों के संरक्षण के लिए है। अगला क्वेश्चन है पौधे किस प्रक्रिया से प्रजनन करते हैं? परागण, संघनन, भोजन, वाष्पण। तो पौधे जो हैं परागण से प्रजनन की प्रक्रिया करते हैं। और इसका क्वेश्चन जो चिपको आंदोलन के प्रतिपादक थे सुंदरलाल बहुगुणा थे। एक पॉइंट है नोट कर लीजिएगा, जो चिपको आंदोलन के प्रतिपादक थे वो सुंदरलाल बहुगुणा थे। सुंदरलाल बहुगुणा। इसके प्रतिपादक सुंदरलाल बहुगुणा थे। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी सबसे बड़ी कृषि योग्य क्षेत्र को लाभ पहुंचाती है? गंगा, सरयू, गोदावरी, कृष्णा। तो ये तो आसान क्वेश्चन है। सर्वाधिक को कृषि योग्य क्षेत्र को लाभ पहुंचाने वाली नदी गंगा है। अगला क्वेश्चन है बुद्ध और जैनवाद विरोधी आंदोलन आवश्यक रूप से निम्न में के विरुद्ध थे? सामाजिक और आर्थिक न्याय के, ब्राह्मणों के रीति रिवाजों तथा औपचारिकताओं के, विदेशी हमलावरों तथा उनके अचानक हमलों के, राजाओं तथा प्रभावशालियों के नियमों के। क्वेश्चन है बुद्धवाद और जैनवाद विरोधी आंदोलन के आवश्यक रूप से निम्न के विरोधी थे? सामाजिक और आर्थिक न्याय के, ब्राह्मणों के रीति रिवाजों तथा औपचारिकताओं के, विदेशी हमलावरों तथा उनके अचानक हमलों के, राजाओं तथा प्रभावशालियों के नियमों के। तो इसका आंसर विकल्प बी है, ब्राह्मणों के रीति रिवाजों तथा औपचारिकताओं से विरुद्ध थे। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में है? सुंदर मूर्तियों से, धर्म और दर्शन शास्त्र से, आर्थिक और सामाजिक सुधार से, शहर योजना प्रणाली से। जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह शहरी योजना प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। इसका आंसर विकल्प डी शहरी योजना प्रणाली होगा। अगला क्वेश्चन है चार आश्रम निम्न से संबंधित है? विकल्प ए है जीवन के चरणों से, जाति से, राजाओं और महात्माओं के निवास स्थान से, आर्य समाज के आर्थिक और पूजनीय स्थल से। क्वेश्चन है चार आश्रम निम्न से संबंधित है? जीवन के चरणों से, जाति से, राजाओं और महात्माओं के निवास स्थान से, आर्य समाज के धार्मिक और पूजनीय स्थल से। तो इसका आंसर विकल्प ए है जीवन के चरणों से। जो इसमें चार आश्रम बताए गए हैं, पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम आश्रम, इसमें 0 से 25 तक आता है। दूसरा है गृहस्थ आश्रम, इसमें 25 से 50 वर्ष तक आता है। तीसरा है वनप्रस्थ आश्रम, इसमें 50 से 75 वर्ष आता है। और लास्ट है चौथा संन्यास आश्रम, इसमें 75 से 100 साल आते हैं। जीवन का सर्वप्रथम माना जाता था कि 100 साल की जिंदगी है। इसमें चार आश्रम बांटे गए, पहला था ब्रह्मचर्य, दूसरा था गृहस्थ, तीसरा था वनप्रस्थ, चौथा था संन्यास। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं मृदा संरक्षण में वेदिकाकरण निम्न में सहायता करती है? मरुस्थलों, पहाड़ी क्षेत्रों, शुष्क क्षेत्रों, मैदानों। तो इसका आंसर है विकल्प बी। जो मृदा संरक्षण का वेदिकीकरण निम्न से सहायता करती है वह पहाड़ी क्षेत्रों से सहायता करती है। अगला क्वेश्चन है विद्युत मोटर परावर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में, विभव ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में, इनमें से कोई नहीं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो जो विद्युत मोटर होता है जिससे आटा चक्की इत्यादि चलता है वो विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा में।
तो इसका आंसर विकल्प डी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके प्रयासों से 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, गोपाल कृष्ण गोखले, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय। तो निम्न से किसके प्रयासों से 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के समय पारित हुआ था, इन्होंने पारित किया था। इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। अगला क्वेश्चन 38 है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा के परिचय के लिए मुख्य रूप से कौन उत्तरदायी हैं? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, राजा राम मोहन राय, लॉर्ड मैकाले। तो अंग्रेजी शिक्षा के परिचय के मुख्य प्रचारक लॉर्ड मैकाले हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा ने किस तारीख को विवाह कानून संशोधन विधेयक 2012 पारित किया? 18 अगस्त 2013, 5 अगस्त 2013, 26 अगस्त 2013, 23 अगस्त 2013। तो उन्होंने इसका प्रस्ताव 23 अगस्त 2013 को पारित किया था। अगला क्वेश्चन है, किस खेल को जेंटलमैन खेल कहा जाता है? गोल्फ, बेसबॉल, क्रिकेट, स्नूकर। तो जेंटलमैन खेल क्रिकेट को कहा जाता है। क्रिकेट का जन्मदाता इंग्लैंड है। तो आज के सेशन में हम 40 क्वेश्चन आप लोगों को करवा चुके हैं। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हों, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। अगर वे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।